हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। सेकंड में हमने न्यूट्रिशन की बात की, और न्यूट्रिशन भाई हमने किसका कंप्लीट कर लिया है? प्लांट्स का, कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, किस तरह से प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, वो अपन ने वहाँ पर देख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है एनिमल का, यानी कि भाई एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे चलता है। क्लियर है? जब हमने प्लांट्स की बात की, भाई प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हमने वहाँ पे किसको देख लिया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल्स की। भाई एनिमल्स ज़्यादातर क्या होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, यानी कि औरों के ऊपर अपने खाने के लिए क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज के इस लेक्चर में हम एनिमल को कवर करेंगे, और बेसिकली कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कवर करने वाले? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो बेटा देखो, सिंपल सा है, ऐसा न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर अपने फूड के लिए क्या हो? डिपेंडेंट हो। ठीक है, खुद अपना खाना नहीं बना सकता, किसी और के ऊपर क्या है? निर्भर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं अपन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism derive their nutrition by taking ready-made food। ठीक है भाई, अपन को पता है ये क्या, अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो किसी और से लेंगे, और अगर किसी और से लेंगे तो खाना क्या भाई? पहले से बना हुआ है, रेडीमेड फूड। क्लियर बेटा इतना? अब किस किस से लेंगे? या तो ये डेड एनिमल से ले सकते हैं, सॉरी डेड या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, सिंपल सा है। तो हम लिख सकते हैं क्या? फ्रॉम डेड और लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि यहां पर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, पहले से बना हुआ ले रहे हैं। अब वो सामने वाला ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है और वो एनिमल भी हो सकता है। तो ऐसे टाइप को हम क्या करें? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इस दुनिया में कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, वो किसके ऊपर डिपेंड है फूड के लिए? प्लांट्स के ऊपर, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। यानी कि कोई सा भी एनिमल हो वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, या फिर हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है भाई, यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं भाई, हेटेरोट्रॉफ के एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा एनिमल, फंजाई और बहुत सारे बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया। क्लियर है इतना? तो हमने यहाँ पर हेटेरोट्रॉफ भाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कितने टाइप का होता है। तो बेटा देखो, स्टार्टिंग में बताया था कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का है? 3 टाइप का। सबसे पहला कौन? होलोजोइक, दूसरा सेप्रोट्रॉफिक, और तीसरा है हमारे पास पैरासिटिक। क्लियर है? तो हमारे पास ये 3 टाइप के क्या हो गए? न्यूट्रिशन हो गए। हम कह सकते हैं भाई 3 टाइप्स हो गए किसके अंदर? हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर। अब भाई इसको हमने किस तरह से किया? देखो बात ऐसी है, कोई ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के, तो भाई उनका जो फूड इंटेक करने का तरीका वो भी क्या होगा? डिफरेंट टाइप का होगा। कोई ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म किसी और की बॉडी पे रह के वहां से डायरेक्टली फूड को ले लेते हैं। समझ रहे हो? एक ऑर्गेनिज्म ने तो क्या किया? फूड को बाहर से लिया, अपनी बॉडी में ले गया और वहां पर क्या किया? डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, एक ने क्या किया? अपनी बॉडी से एंजाइम को बाहर निकाला और फूड को बाहर डाइजेस्ट किया, फिर अपनी बॉडी में लिया। फिर एक ऑर्गेनिज्म वो जो किसी और की बॉडी पे रह रहा है और वहां से न्यूट्रिशन को सक कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो गए। पहला कौन? होलोजोइक। अब देखो होलोजोइक में क्या लिखेंगे हम, ये जो एनिमल था
उसने कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी बॉडी में ले लिया, एनिमल टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड, या फिर हम कह सकते हैं पूरा होल मटेरियल इसने क्या ले लिया, अपनी बॉडी में ले लिया, कॉम्प्लेक्स फूड और होल मटेरियल एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी, या फिर कह सकते हैं क्या भाई, अपनी बॉडी के अंदर इसको क्या कर रही है, डाइजेस्ट कर रहा है। देखो बेटा नोट्स ऐसे कैसे बनाना, एक बार नोट्स बनाओगे दिमाग में अच्छे से प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। बार बार बुक वगैरह उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नोट्स को देखो, आपका पूरा टॉपिक वहीं पे क्लियर हो जाएगा। और यार साथ साथ बनाओ यार, साथ साथ नोट्स बनाओगे ना तो आपकी देखो सेंस ऑर्गन क्या क्या काम कर रहे हैं, आँख काम कर रही है, आपके कान काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहा है, तीनों साथ में काम करेंगे ना तो जो माइंड में हम कहते हैं रिटेंशन पावर वो अच्छी बनेगी, ठीक है। तो हमने देख लिया होलोजोइक क्या भाई, एनिमल्स क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर होल मटेरियल को अपनी बॉडी में ले रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं भाई किस में देखने को मिलता है, ये हमको हर्बीवोर में भी देखने को मिलता है। हर्बीवोर का एग्जांपल क्या है, काऊ। ये हमको कार्निवोर में भी देखने को मिलता है बेटा, कार्निवोर का एग्जांपल लायन। ये हमको ओमनिवोर के अंदर भी देखने को मिलता है, यानी कि रेट। तो ये हमने बात कर ली किसकी, होलोजोइक की। अब नेक्स्ट हम यहां बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक की। अब देखो मैंने बताया कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी से एंजाइम को बाहर निकालते हैं, ठीक है। बाहर फूड पड़ा है उसके ऊपर क्या करेंगे, एंजाइम को रिलीज करेंगे और बाहर ही उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद फिर उस फूड को क्या करेंगे, अपनी बॉडी में लेंगे। तो भाई डाइजेशन किधर हो रहा है, बॉडी के बाहर। तो सेप्रोट्रॉफिक में डाइजेशन कहाँ, बॉडी के बाहर। होलोजोइक में कहाँ, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम decaying organic substances, ठीक है बेटा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, अपना फूड किससे ले रहे हैं, डेड या फिर डिकेइंग सब्सटेंसेस से। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। इनको हम क्या कह देंगे, सेप्रोट्रॉफ्स। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं भाई, सेप्रोट्रॉफ्स में और स्कैवेंजर्स में यूँ समझते दोनों एक ही है, तो बेटा अलग अलग है, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ्स तो क्या हो गए, डेड और डिकेइंग को खा रहे हैं, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करवा रहे हैं। स्कैवेंजर्स वो जो मरे हुए को खा रहे हैं और बॉडी के अंदर डाइजेशन करा रहे हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं भाई ब्रेकडाउन कहाँ चल रहा है फूड का, बॉडी के अंदर। तो दे ब्रेकडाउन फूड मटेरियल outside the body and then absorb it, ठीक है भाई। बॉडी के बाहर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ और उसको इन्होंने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है बेटा इतना। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे फंजाई दिख रही है, फंगस। तो फंगस क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। एक हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, फंजाई, और दूसरा बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटिक की। देखो पैरासिटिक तो एकदम सिंपल सा है, पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासिटिक में किसकी बात करने वाले हम, पैरासाइट्स की। तो अभी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म है जो है कौन, पैरासाइट। ये होस्ट की बॉडी पे गया, ठीक है, वहीं पे रहने लगा, वहीं से न्यूट्रिशन लेने लगा, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो कौन, पैरासाइट, जिससे ले रहा है वो होस्ट। क्लियर हो गया इतना। तो हम लिख सकते हैं इन दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। ऑर्गेनिज्म कौन है यहाँ पर, पैरासाइट। डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, ठीक है। किससे ले रही है, होस्ट से। अब भाई ये होस्ट जो है प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं प्लांट की बात करूँ भाई, प्लांट में जैसे कि एक पैरासाइट है अमरवेल कस्क्यूटा, वो प्लांट के ऊपर लिपट जाता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो भाई पैरासाइट ही है, किसके ऊपर है, प्लांट के ऊपर। एनिमल्स के ऊपर जैसे आपने डॉग के ऊपर देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, लीच, टिक्स, ठीक है। ये क्या करती है, डॉग से न्यूट्रिशन ले रही है। तो पैरासाइट प्लांट एनिमल दोनों पे हो सकते हैं, ठीक है, होस्ट, ठीक है। अब ये होस्ट कौन हो सकता है, ये प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। क्लियर है। अब एक बात बताओ,
जो कीड़े उस कुत्ते के ऊपर है, उस डॉग के ऊपर है, क्या उसको मार देंगे क्या? नहीं। क्या वो अमर बेल उस पेड़ पौधे को मार देगी क्या? नहीं। बस वहां से अपना क्या करते रहेंगे, न्यूट्रिशन ले लेंगे, ठीक है, फ्रॉम होस्ट विदाउट किलिंग, ठीक है, विदाउट किलिंग देम। अब बेटा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे हम, एक तो कस्क्यूटा, फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस डायग्राम को हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, टिक्स, वो जो छोटे छोटे पिस्सू रहते हैं, ठीक है, डॉग के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं, टिक्स। और लीच, जिसका हमने ये डायग्राम दिया हुआ, ये लीच है, ठीक है, खून सक करती है। भाई ये जो लीच है ना, ये मानो अगर अपनी बॉडी पे कट लग गया तो वहाँ से ब्लड जा रहा है, वो थोड़ी देर बाद क्लोट होकर रुक जाता है। पर भाई लीच के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि जहाँ से ब्लड सक करती है, ब्लड क्लोट ही नहीं होता, वहाँ से ब्लड को सक करती रहती है, ठीक है। वो क्या होता है, जब आप 11th-12th में जाओगे आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा था पर कोई बात नहीं, हमने देख लिया है। अब बेटा बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल की। हेट्रोट्रॉफ क्या था हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब एनिमल की बात हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ भाई, एनिमल्स ज़्यादातर क्या होता है, हेट्रोट्रॉफसी होते हैं, यानी कि एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कुछ बना सकते हैं, सारे नहीं। भाई जिनके पास क्लोरोफिल अगर उनकी बॉडी में प्रेजेंट है तो बना ही लेंगे, पर सबके पास नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं क्या, न्यूट्रिशन एनिमल की। भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंट एनिमल है। अगर एनिमल डिफरेंट है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट है तो फिर क्वेश्चन आता है क्यों है, ठीक है। एनिमल्स डिफरेंट तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, डिफरेंट। फिर क्वेश्चन आता है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट क्यों है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्योंकि भाई सबका जो फूड है और फूड को इंटेक करने का तरीका यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिंस द फूड एंड वे ऑफ इंटेक इज डिफरेंट। समझ गए, एनिमल्स डिफरेंट तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट क्यों है, क्योंकि भाई फूड और इंटेक करने का उसको तरीका वो क्या है, डिफरेंट है। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास टॉपिक आता है यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब देखो, अब जो अमीबा है वो यहाँ पर कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करता है, वो फॉलो करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और अमीबा क्या है, एक ओमनीवोरस है। अब यहाँ पर इसका हमारे पास से डायग्राम है। यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये एक अमीबा है, ठीक है। अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस और यहाँ पर बाहर की साइड प्रेजेंट है एक फूड पार्टिकल। अब क्या होगा कि भाई जो अमीबा है इसकी जो हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, भाई सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। अब जो फूड है या फिर हम कहें जो अमीबा है फूड की तरफ मूव करेगा, चलो ये मूव कर रहा है, फिर ये क्या करता है, अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन करता है। ये देखो इसने एक्सटेंशन किया, अभी एक्सटेंशन कर रहा है, फूड पार्टिकल कहाँ आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। ये जो इसने एक्सटेंशन की है इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। क्या कहा हमने इसको, सूडोपोडिया, ठीक है भाई, इसमें सूडोपोडिया बना लिया। अब ये जो तो सूडोपोडिया थे एक दूसरे को ऐसे पास में आने लगे, यानी कि एनसर्कलिंग करने लगे अपने, इसकी जो दोनों टिप रहेंगी भाई जैसे टच होंगी ना, टच होते ही वहां पर एक क्या बन गई, कैविटी बन जाएगी, वैक्यूल बन जाएगा एक। तो हमने कहा इसके पास न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल के ये पास जा रहा है, वहां पर अपनी सेल मेम्ब्रेन को भेजता है और उसको दोनों तरफ से क्या करता है, कवर करता है। इतना क्लियर है। अब जब ये कवर हो जाएगा, ठीक है, सूडोपोडिया ने क्या किया, इसे कवर कर लिया और इसकी जो दोनों टिप्स थी साथ में जुड़ गई। अब टिप्स के जुड़ते ही भाई क्या हो गया, जो फूड पार्टिकल है इस वैक्यूल के अंदर आ गया है, यानी कि यहाँ पर एक वैक्यूल बना है जो क्या है, फूड वैक्यूल। इतना क्लियर। अब क्या होगा कि भाई ये फूड वैक्यूल अंदर की साइड मूव करेगा, चलो आ गया। अब देखो बात, पहला तो क्या किया इसने, फूड को अपने अंदर ले लिया, यानी कि यहाँ तक हमने इंजेक्शन की प्रोसेस देख ली। दूसरा क्या होगा कि इसने फूड पार्टिकल को फूड वैक्यूल के अंदर लिया, फूड वैक्यूल अंदर गया। अब बात ऐसी है कि भाई जो अमीबा होता है ना, इसके पास कोई भी ऐसे स्टमक वगैरह नहीं होता, ठीक है। स्टमक नहीं है तो भाई डाइजेशन के लिए जगह नहीं है, ठीक है, ऐसी बात है। तो ये क्या करता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अब फूड वैक्यूल एक टेम्पररी स्टमक का काम करता है, ठीक है। क्या करेगा, टेम्पररी स्टमक का काम करेगा। वहां पर अपने अंदर एक कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, यानी इस फूड के ऊपर क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या चलिए हमारे पास, डाइजेशन। क्लियर है, 1 में इंजेक्शन, सेकंड के अंदर
डाइजेशन, डाइजेशन किस में चल रही है, फूड वैक्यूल में। क्यों, क्योंकि इसके पास स्टमक नहीं है। अब चलो भाई फूड का डाइजेशन वगैरह चल रहा है। अब फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। तो इस वैक्यूल के अंदर भाई जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल था उसको सेल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो चुकी है क्या, एब्जॉर्प्शन। क्लियर है, क्या हुई, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। अब बेटा एब्जॉर्प्शन के बाद वो फूड मटेरियल को कहाँ भेज दिया भाई हमने, सेल के डिफरेंट पार्ट में भेज दिया। क्यों, ताकि हम उसको यूज़ कर सके। तो प्रोसेस क्या हो गई, एसिमिलेशन। और सेल के अंदर कुछ वेस्ट भी बचा, जो फूड आया था उसमें क्या है, कुछ वेस्ट भी बना है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर भेजना पड़ेगा। अब भाई सिंपल सी बात है, इसके पास क्या है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो है नहीं, तो क्या करेगा, अपनी बॉडी सरफेस से उस वेस्ट को बाहर भेज देगा। ठीक है, तो वही वैक्यूल था जिसके अंदर वेस्ट था, वो वैक्यूल मूव किया एक साइड पे, और ऐसे सूडोपोडिया जैसे बंद हुए थे उसी तरह खुल जाएंगे और वहां से क्या करेगा, वेस्ट को बाहर भेज देगा। समझे, एक बार वापस बता दूं। सबसे पहले क्या, एमीबा का स्ट्रक्चर याद रखना, इसके पास एक न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल की तरफ ये जाएगा, सूडोपोडिया बनाएगा। फूड पार्टिकल जैसे दोनों सूडोपोडिया के बीच में आया, ये दोनों सूडोपोडिया बंद हो जाएंगे। किसका फॉर्मेशन हुआ, फूड वैक्यूल का। फूड वैक्यूल किसकी तरह काम करता है, टेम्पररी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह को फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में लेके आता है, उसका डाइजेशन कराता है। चलो डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो डाइजेस्टेड पार्टिकल है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर जो एब्जॉर्ब मटेरियल था उसको पूरी बॉडी में भेजा जाएगा भाई, किसके लिए, यूज़ के लिए। ठीक है, तो उसका एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, पूरी बॉडी में भेज के उसका यूज़ कर रहे हो, क्या हो गया, एसिमिलेशन। और जो वेस्ट बना, ठीक है, जो वेस्ट बना उसको बॉडी के बाहर कर दिया जाएगा, तो इसको हमने क्या कहा, इजेशन। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, एकदम इजी सा था, एमीबा के अंदर कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब पर जो मेन है वो क्या है, हमको ह्यूमन वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो देख लो एमीबा में क्या क्या लिखा हुआ है। व्हेन एमीबा कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फूड पार्टिकल, भाई फूड पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आए तो क्या करेगा, सूडोपोडिया बनाएगा। ठीक है, सूडोपोडिया क्या करते हैं, एंगल्फ द प्रे बाय फॉर्मिंग अ फूड कप। वो एक कप जैसा बनाएंगे और जो प्रे है उसको उसमें पकड़ लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इंजेशन या फिर फेगोसाइटोसिस। बेटा फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, यानी कि सेल किसी को खा रहा है। तो एमीबा भी क्या एक सेल है, वो किसी को खा रहा है, तो क्या हो गया, फेगोसाइटोसिस, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इंजेशन। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन द टिप ऑफ द एनसर्कलिंग सूडोपोडिया टच ईच अदर। अब मैंने बताया था ऐसे आपके पास वहाँ कप बन गया तो दोनों सूडोपोडिया एक दूसरे के आसपास आ गए, अब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो हम कह सकते हैं व्हेन द टिप ऑफ एनसर्कलिंग सूडोपोडिया टच ईच अदर द फूड इज एनकैप्चर्ड इनटू अ बैग। बैग को हमने क्या कहा, फूड वैक्यूल। अब भाई जो फूड वैक्यूल था वो किसकी तरह सर्व कर रहा था, द फूड वैक्यूल सर्व एज टेम्पररी स्टमक, और सीक्रेट किसको कर रहा था, डाइजेस्टिव जूसेस को। ये भी क्लियर है। फिर नेक्स्ट, द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड एंड डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म देन एसिमिलेटेड। तो बेटा थर्ड स्टेप यही थी, क्या, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखो भाई, एसिमिलेशन क्या होता है, इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर वेरियस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। कि जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया है उसको हम हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर यूज कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं, भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन में एनाबॉलिक भी है, कैटाबॉलिक भी है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या है, एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक भी है। अब भाई समझ लो इसको, एनाबॉलिक का मतलब क्या, आप डिफरेंट चीज़ों को जोड़ के कुछ बना रहे हो। कैटाबॉलिक का मतलब क्या, किसी को तोड़ के कुछ बना रहे हो। ठीक है, एनाबॉलिक यानी कि एडिशन, कैटाबॉलिक यानी कि चीज़ों को तोड़ना। ठीक है, जहाँ पर रिएक्शन टूटती हुई चलती हो कैटाबॉलिक, जहाँ जुड़ती हुई चलती हो एनाबॉलिक। इसके साथ साथ भाई आपने जो एब्जॉर्ब किया है फूड को, ठीक है, जो आपने एब्जॉर्ब किया है फूड को किसमें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में आप उसको कन्वर्ट करते हो ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सको। क्लियर है। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया कि आप आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड को यूज़ कर रहे हो डिफरेंट रिएक्शन में, और जो फूड आपने एब्जॉर्ब किया उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सको। ठीक है भाई, किस किस चीज़ में यूज़ करेंगे, एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं, ग्रोथ में यूज़ करेंगे, रिपेयर में और स्टोरेज में। फिर जब भाई एसिमिलेशन हो गया तो सेल के अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट बचेगा, वेस्ट को सेल के बाहर भेजना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है हमारे पास, इजेशन। द इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। भाई बॉडी सरफेस से कहीं से भी ये जो वेस्ट पार्टिकल है उसको बाहर निकाल सकता है। क्लियर है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। तो ये हमने जो एमीबा था पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को लिखना है तो भाई लिख लो। ठीक है, 1 मिनट है, जल्दी से लिख लो।
तो भाई अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और ये यहाँ पर मेन टॉपिक यही है कि भाई अपने बारे में बात करनी है। अब अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करूँ भाई, डायग्राम बनवाऊंगा, डायग्राम बनाना, ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस करना, सिंपल सी बात है, जिसको ये एक डायग्राम आता है उसका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं, एकदम ईजी सा है, दिमाग में से लेके चलो, एकदम ईजी सा है, बस एक डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, उससे हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करें तो भाई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा? सबसे पहला तो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, कौन? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा क्या भाई? दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, हमको दोनों पढ़ना है, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। अब सुनो, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है भाई? एक ट्यूब है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है, कहाँ से कहाँ तक? माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? माउथ से लेके एनस, अलग अलग करके पढ़ेंगे इसे। यहाँ देखते हैं भाई, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, इसी को हमने क्या कहा? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट भाई। यहां पर सबसे पहले क्या है हमारे पास? माउथ है, ठीक है, माउथ से हमने खाने को मुंह में लिया, ठीक है, माउथ से खाना गया मुंह में गया। अब भाई हमारे माउथ को अगर हम देखें, माउथ में क्या है? देखो दो लिप्स है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, यानी कि माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? ये लिप्स। पहली चीजें क्लियर हो गई। अब हम जैसे आगे गए भाई, एक कैविटी आती है, ठीक है, एक खाली कैविटी आएगी, उस कैविटी को हमने क्या कहा? बकल कैविटी, माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी। यानी कि यहाँ पर ये जितना पार्ट दिख रहा है आपको अंदर की साइड पे, खाली पार्ट, हमारे मुंह के अंदर खाली पार्ट है, वो क्या है? बकल कैविटी। अब अगर हम हमारी बकल कैविटी की बात करें, उसमें क्या क्या मिल रहा है? पहला तो टीथ मिल रहे हैं, ठीक है, टीथ भी कहाँ है? हमारे माउथ के अंदर। दूसरा, हमारी टंग भी कहाँ है? माउथ के अंदर। और तीसरा क्या कि भाई हमारे मुंह के अंदर होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे माउथ में क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स, तो भी कहाँ है? इस बकल कैविटी में। ये हो गया। अब खाना भाई आगे जाएगा, खाना जब आगे जाएगा तो पहुंचेगा कहाँ पर? फेरिंग्स में। ठीक है, यूं मानो इधर से भाई एयर आ रही है, इधर से फूड आ रहा है, तो ये जो कॉमन एरिया है यही क्या है? फेरिंग्स है। ठीक है, तो हम फेरिंग्स को कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड दोनों कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाई, फेरिंग्स से आगे पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमको एक पाइप मिलता है, ये पाइप जिसका नाम क्या है? ईसोफेगस। ठीक है, फेरिंग्स आगे कौन मिला? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक। ठीक है बेटा, स्टमक के बाद हम आगे गए तो स्टमक के बाद क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलो मैं एक डायग्राम यहाँ बना के आपको बता दूं। बड़ा इजी सा डायग्राम है। ठीक है, यहाँ से हमने ये एक सिंपल सा डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल तो और कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है माउथ। ठीक है, माउथ में कैविटी है जिसको हमने क्या कह दिया? बकल कैविटी। भाई बकल कैविटी में क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक तो हमको टीथ देखने को मिल रहा है, और दूसरा हमको यहाँ पे टंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम लिख दिया टीथ और टंग, और साथ में क्या होगा भाई? सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट करेंगी? सलाइवा। तो हम यहाँ नेक्स्ट लिख देंगे क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात की कि भाई यहाँ पर एक ये कॉमन एरिया है। ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है? यहाँ पर ये कॉमन एरिया है, ये जहाँ पर क्या है भाई? फूड भी यहीं से जा रहा है और एयर भी यहीं से जा रही है। इसको हमने कह दिया क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमारे पास यहाँ पर एक पाइप है। ठीक है, एक लॉन्ग पाइप है जिसको हम क्या करें? ईसोफेगस।
अब ईसोफेगस से फूड आगे जा रहा है कहाँ, हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, हमारे स्टमक में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टमक, ठीक है। फिर स्टमक से हम जब आगे जाएंगे तो स्टमक से आगे कौन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो पार्ट है ये कौन है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है बेटा। और लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे, ये जो एंड वाला पार्ट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम कहते हैं रेक्टम। और जो लास्ट पार्ट है ये क्या है, एनस। तो माउथ से लेके एनस तक का जो हमने पूरा डायग्राम बनाया, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्री केनाल। अब इसमें बीच में कुछ और चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे, वो क्या होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर है, यानी कि हमने एलिमेंट्री केनाल यहाँ पर कंप्लीट बना लिया। अब देखो डायग्राम भी यहाँ पर देख लो आप। सबसे पहले क्या है, माउथ, ठीक है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, माउथ। माउथ के बाद भाई बकल कैविटी, बकल कैविटी में टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, और टंग भी यहाँ पर डायग्राम में नहीं है, वैसे अपन ने बना के देख ली वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या भाई, एक कॉमन पैसेज आता है जिसको हमने क्या कहा, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कौन आएगा, ईसोफेगस, ठीक है। फेरिंग्स के बाद कौन है, ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ ओपन हुआ, स्टमक में। भाई स्टमक के आगे जाके हमको क्या मिला, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये दिख रही है आपको, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर ये जो है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड है उसको हमने क्या कहा, रेक्टम। और रेक्टम के एंड पे क्या है, एनस। क्लियर है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि भाई यहाँ स्टमक के ऊपर क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है, हमारे एब्डोमेन को हमारे लंग्स या फिर हमारी थोरेसिक कैविटी से अलग करता है। यानी एब्डोमेन कैविटी और थोरेसिक कैविटी के बीच में एक तरह से मान लो हम कह सकते हैं कवर है, ठीक है। दोनों को क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है। तो यहाँ कर देंगे, यहाँ पर हमने क्या बनाया है, ये हमने यहाँ पर बना दिया है डायफ्राम। जब मैं आपको भाई रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा, जहाँ ब्रीथिंग वगैरह होगी, ठीक है, ब्रीथिंग वाला पार्ट आएगा, वहाँ पर आपको डायफ्राम एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस याद रखो कि स्टमक के ऊपर होता है कौन, डायफ्राम, जो आपकी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करता है, ठीक है। अब चलो आगे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे। अभी बताया मैंने जस्ट, ठीक है भाई। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन है, सबसे पहला है क्या, माउथ, ठीक है, लिख लेते हैं माउथ। माउथ के बाद बकल कैविटी। भाई बकल कैविटी में 3 पार्ट थे, कौन, टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो मैंने ग्लैंड्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 6 स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो पेयर कहाँ कहाँ है भाई, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे अगर बायोली तो आगे, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस क्या है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ईसोफेगस के बाद हम कहाँ पहुंचे, ईसोफेगस के बाद हम पहुंचे स्टमक पे। स्टमक के बाद हम कहाँ, इंटेस्टाइन। और जो इंटेस्टाइन है हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के, कौन, स्मॉल और लार्ज, ठीक है, स्मॉल और लार्ज। यानी कि हमारे पास कौन कौन है यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है बेटा इतना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखो, DII, ठीक है, सॉरी DJI। पहला कौन, DJI। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन, DJI, ठीक है। D का मतलब है ड्यूडेनम, ठीक है, D का मतलब क्या है, ड्यूडेनम। J का मतलब है जेजुनम, और I का मतलब है इलियम। क्लियर है, तो DJI। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, कौन, CCR, ठीक है। सबसे पहला है सीकम, फिर नेक्स्ट है कॉलोन, फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टम, ठीक है भाई। लास्ट कौन है हमारे पास यहाँ पर, रेक्टम। तो ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए। एक बार आंखें बंद करके विजुलाइज करो भाई, माउथ है, माउथ के बाद बकल कैविटी है, बकल कैविटी में 3 पार्ट, कौन, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। फिर उसके बाद आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन है, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर उसके बाद आया कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन है भाई, सबसे पहला कौन, सीकम, कॉलोन, फिर रेक्टम। ये हमारे पार्ट्स हो गए किसके, एलिमेंट्री कैनाल को। लास्ट में आएगा कौन, एनस। तो एनस को भी यहाँ लिख ही देते हैं हम, ठीक है भाई।
NS को भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक पार्ट को पढ़ने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। तो बेटा मैंने बताया माउथ में क्या है भाई कि माउथ हमारी एक ओपनिंग है, कैसी है, ट्रांसवर्स ओपनिंग। इसके दोनों मतलब स्टार्टिंग में क्या है, लिप्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर और नीचे क्या प्रेजेंट है, लिप्स। लिप्स का काम क्या है, माउथ की ओपनिंग को या फिर हम कहीं जो माउथ है इसको ओपन या फिर क्लोज करने का काम करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को या फूड को बीच में पकड़ के रखने का ये काम करते हैं, हमको बोलने के लिए भाई हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी कि स्पीकिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मैं लिख देंगे इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट, ठीक है। ये क्या है भाई, एक ट्रांसवर्स स्लिट है, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, ओपनिंग कह सकते हैं, गार्डेड बाय 2 लिप्स, ठीक है, गार्डेड बाय 2 मूवेबल लिप्स। अब भाई लिप्स का काम क्या है, पहला तो ये सर्व टू क्लोज एंड ओपन माउथ, माउथ को बंद और क्लोज करने के काम आएगा। दूसरा क्या कि भाई कोई फूड है उसको बीच में पकड़ने के काम भी आएगा, तो हम लिख सकते हैं होल्डिंग फूड इन बिटवीन। और फिर नेक्स्ट कि भाई ये बोलने के लिए भी क्या करा, हेल्प करा, तो हेल्प इन स्पीकिंग, हेल्प इन स्पीकिंग, ठीक है। तो ये किसके काम हो गए, ये काम हो गए माउथ के। अब हम जब माउथ से आगे जाते हैं तो कौन आता है, माउथ से आगे जाएंगे तो आएगी बकल कैविटी। अब जो बकल कैविटी है मैंने आपको बताया भाई बकल कैविटी क्या है, उसको हम माउथ कैविटी भी कह सकते हैं, हम उसको ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि भाई माउथ जो है किस में खुलता है, माउथ लीड्स टू अ लार्ज स्पेस नॉन एज माउथ कैविटी, ओरल या फिर बकल कैविटी। भाई किस किस को बकल कैविटी अपने अंदर रखती है, पहला तो टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड हमको तीनों पढ़ने, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम टंग की। भाई हमारी जो टंग है हमारी बकल कैविटी के कहाँ है, बेस पे यानी कि फ्लोर पे है, ठीक है। हमारी जो बकल कैविटी का जो फ्लोर है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारी टंग प्रेजेंट है। भाई टंग कैसा ऑर्गन है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन यानी कि आसानी से इधर उधर हिल सकता है, ठीक है। ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो क्या है, मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन है। क्लियर है, किस में हेल्प करता है भाई, ये कुछ बोलने में हेल्प करता है, ये हमारे दांतों को साफ रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहला तो द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी इज सॉरी यहाँ पर आएगा इज कंपाउंड बाय टंग। और टंग क्या है, एक इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। भाई क्या कर रही है, ये हेल्प करती है, हेल्प इन पहला तो स्पीकिंग में, दूसरा कीपिंग टीथ क्लीन, ठीक है। तो भाई ये क्या क्या काम हो गए, हमारे टंग के काम हो गए। और भाई टंग कहाँ है, हमारे जो बेस है बकल कैविटी का वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें टीथ की। तो भाई ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने टाइप के, 4। यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम भी बता रखा है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये टाइप ऑफ टीथ है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। अब देखो इन टीथ का भाई फंक्शन भी डिफरेंट है, अगर डिफरेंट टाइप के टीथ है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चलो देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब भाई टीथ क्या करते हैं, टीथ जो है हमारे फूड की क्रशिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। 4 टाइप ऑफ टीथ हेल्प इन क्रशिंग ऑफ फूड, ठीक है। सबसे पहले कौन है हमारे पास, इंसीजर। इंसीजर भाई इंसीजर क्या करते हैं, हम अगर किसी को फूड है उसको हम जब पकड़ते हैं, ठीक है, उसको बाइट करते हैं तो उसमें हेल्प करते हैं, तो बाइटिंग द फूड। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या, कैनाइन। भाई कैनाइन क्या करेंगे, जैसे चीर फाड़ वाले दांत होते हैं, ये साइड के तीखे तीखे दांत, ये फूड को टीयर करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं वियरिंग एंड टीयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, वियरिंग एंड
टीयरिंग, भाई किसकी रिंग टीयरिंग करेंगे, फूड की। फिर थर्ड है हमारे पास यहाँ पर कैनाइंस, कैनाइंस तो हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रीमोलर, और लास्ट है कौन, मोलर। भाई दोनों का एक ही काम है, क्या, कि जो हमारा फूड है उसको क्रश करते हैं, ठीक है, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्लियर है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ है और सारे टीथ का क्या क्या काम है हमने देख लिया। क्लियर है। अब भाई बात ऐसी है कि डिफरेंट एज ग्रुप में टीथ का नंबर भी डिफरेंट होता है, ठीक है, बस ये बात याद रखनी है, डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट टीथ के क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई जो हमारे पास ये लास्ट वाले टीथ है, सॉरी लास्ट क्या, प्रीमोलर, ये कुछ एज ग्रुप में मिलते नहीं है, ठीक है, कुछ एज के बाद जाके आएंगे, वो बात की है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड। भाई हमारी बॉडी के अंदर 6 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। कहाँ पर मिलेंगी, बकल कैविटी में, ठीक है। वैसे तो बकल कैविटी के बाहर होती है, पर अपना जो सिक्रीशन है बकल कैविटी में देती है, ठीक है। कहाँ है, बकल कैविटी के बाहर है, पर अपना जो सिक्रीशन है सलाइवा कहाँ दे रही है, बकल कैविटी में। तो हम यहाँ बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है क्या कर रही है, सलाइवरी ग्लैंड जो है ये सीक्रेट कर रही है सलाइवा, ठीक है। और सलाइवा में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस, या फिर हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब भाई डाइजेस्टिव एंजाइम को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टाइलिन, कॉल्ड टाइलिन, ठीक है। भाई यहाँ पे पी जो है साइलेंट है, तो हम इसको सिर्फ टाइलिन कहेंगे, या फिर टाइलिन पसंद ना आया तो कुछ और रख लो, क्या, सलाइवरी अमाइलेज एंड सलाइवरी अमाइलेज। क्लियर है इतना। अब भाई क्या होगा कि हमारी बॉडी में जैसे मानो अपन ने कोई फूड खाया, ठीक है, उस फूड के अंदर स्टार्च है, तो स्टार्च का ब्रेकडाउन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्च का ब्रेकडाउन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज, और जो अमाइलेज है स्टार्च का ब्रेकडाउन कराता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो भाई कुछ ऐसा है कि मानो ये स्टार्च है, और स्टार्च में क्या हुआ कि यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज था, तो इसने क्या कर दिया, इसको माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। स्टार्च को क्या किया भाई, सलाइवरी अमाइलेज ने माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड का छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, नोट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सलाइवा इज एन एंटीसेप्टिक। ये मानो आपने कभी अपने आसपास देखा हो कोई जानवर वगैरह है, उसको चोट लग जाए तो क्या करता है भाई, जहाँ पर भी घाव होता है उसको लिक कर लेता है, ठीक है, वहाँ पर सलाइवा लगा देता है। इससे क्या होता है कि भाई वहाँ पर जो इन्फेक्शन वगैरह या फिर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो सलाइवा इज एन एंटीसेप्टिक। पहला तो क्या, सलाइवा एक एंटीसेप्टिक है, एज इट किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। ये क्या करता है, जहाँ पर भी हम इसको लगा दें वहाँ पर बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, लाइजोजाइम। भाई लाइजोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया और जो जर्म्स है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। क्या हमारे सलाइवा में है, हाँ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फेरिंग्स। मैंने आपको बताया भाई बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, और फेरिंग्स क्या एक कॉमन ओपनिंग है, किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फेरिंग्स क्या है, इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग, या फिर ऐसे लिखो कि भाई बकल कैविटी है जो ओपन हुई कहाँ पर, एक बकल कैविटी ओपन इनटू अ शॉर्टर नैरो चैम्बर, ठीक है। बकल कैविटी किस में ओपन हुई भाई, एक शॉर्टर नैरो चैम्बर में, और इसी को हम क्या करें, इसी को हम कह रहे हैं फेरिंग्स, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, फेरिंग्स। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई फेरिंग्स को हम एक और चीज का नाम जानते हैं, क्या, कॉमन पैसेज, ठीक है। फेरिंग्स का एक और नाम क्या है, कॉमन पैसेज। भाई किसके लिए, फूड और एयर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, नेम अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड वाटर, सॉरी फूड एंड एयर। तो क्या लिखोगे वहां पे, फेरिंग्स, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। और इसके बाद क्या होता है भाई, एयर दूसरे पाइप में चली जाती है और जो फूड है दूसरे पाइप में चला जाता है। पर हमको बात किसकी करनी है, फूड की। तो फूड कौन से पाइप में जाएगा, जाता है ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। फूड किस में गया, ईसोफेगस में। तो भाई ईसोफेगस की बात करते हैं। ईसोफेगस क्या है, एक पाइप है, ठीक है, मस्कुलर पाइप है, ठीक।
तो इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब लीडिंग द फूड टू, भाई ईसोफेगस फूड को कहाँ लेके जाएगा, सिंपल सी बात है, स्टमक तक लेके जाएगा। लीडिंग द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, ठीक है भाई, फेरिंग से कहाँ पर, स्टमक से। अब कैसे लेके जाता है, देखो आपका जो स्टमक है या फिर मैं कहूँ पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है। भाई बनी तो मसल से ही है, तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, तो उस वजह से जो फूड है उसका मूवमेंट आगे की तरफ होता है। अभी जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि पेरिस्टाल्सिस कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो भाई जो पेरिस्टाल्सिस है ये क्या करती है, फूड को आगे की तरफ पुश करती है, क्लियर है। पहले फेरिंग्स में था, वहां पर हो रहा है, उसके बाद ईसोफेगस में, ईसोफेगस स्टमक में होगा, स्टमक से कहाँ, इंटेस्टाइन में। तो कौन सी मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। तो मैं लिख सकते हैं स्टमक बाय पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। फिर बेटा अब इसमें आगे चलें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा ईसोफेगस है, इसके अंदर पहली चीज तो ये कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड होती है पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, और सिंपल सी बात है अगर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो डाइजेशन होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ लिख देंगे इट हैव नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। पर भाई क्या होगा, म्यूकस ग्लैंड, बट म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है। क्या प्रेजेंट है इसके पास, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। और अगर इसके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है तो नो डाइजेशन अकर, क्लियर है बेटा इतना, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है तो डाइजेशन नहीं है, और दूसरा कि इसके पास म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, क्यों, ये भाई म्यूकस की लेयर चढ़ाते हैं उसके लिए बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर तो आएगा कौन, स्टमक, और स्टमक की यहाँ पे हमको डिटेल में पढ़ना है, और दूसरा क्या, इंटेस्टाइन डिटेल में पढ़नी है। तो बेटा स्टमक की बात करें तो क्या है, देखो मैंने आपको वहाँ पे डायफ्राम बना के बताया था, तो मानो ये मैंने डायफ्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये ईसोफेगस है और यहाँ पे ये स्टमक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भाई स्टमक किधर है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है, पहली चीज़ तो ये। फिर किधर होगा, ये मानो इधर मेरा राइट, इधर मेरा लेफ्ट, इधर राइट और इधर लेफ्ट, तो स्टमक तो किधर साइड होता है भाई, लेफ्ट की साइड, डायफ्राम के जस्ट नीचे, किधर होगा, लेफ्ट साइड में, डायफ्राम के नीचे, क्लियर है। या फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट अपर एब्डोमेन में, ठीक है, लेफ्ट अपर एब्डोमेन या फिर बिलो डायफ्राम। तो देख लो यहाँ पर ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो स्टमक किधर की साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इट इज अ थिक मस्कुलर जे शेप स्ट्रक्चर, या फिर जे शेप इससे एक लिखते हैं। देखो भाई खुद देख लो यहाँ पर जो हमारा स्टमक है इसकी शेप जे शेप जैसी है, ठीक है, देख लो यहाँ पर जे शेप जैसा है, तो हमने यहाँ पर वही लिखा है, इट इज अ थिक मस्कुलर जे शेप सेक प्रेजेंट ऑन दी लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। फिर हमारा एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर की साइड यानी कि इस साइड पे प्रेजेंट, तो हम कहेंगे लेफ्ट ऑफ अपर एब्डोमेन, ठीक है, लेफ्ट ऑफ अपर एब्डोमेन, लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अब भाई हमारे और फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है किधर, लेफ्ट साइड पे, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ और करके लिख देंगे, और जस्ट बिलो लोअर साइड ऑफ डायफ्राम, क्लियर है, दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। आपकी इच्छा पड़े आप ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, एक ही चीज, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है, एब्डोमेन में ऊपर की साइड प्रेजेंट है, किधर की साइड भाई, लेफ्ट साइड पे, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी जो वॉल्स होंगी, जैसे स्टमक है तो भाई इसकी जो वॉल है इसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। इसके पास क्या है, ग्लैंड्स, जिनको हमने क्या कहा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी भाई, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे
कि इन द वॉल ऑफ स्टमक, ठीक, हम यहाँ लिख देंगे क्या, इन द वॉल ऑफ स्टमक हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अब भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड तो क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट। अब देखो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 चीजें सिक्रीट करती है। सबसे पहला तो क्या, सबसे पहला ये रिलीज करेंगी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर दूसरा भाई, दूसरा ये रिलीज करेंगी म्यूकस। अगर मानो हमारा स्टमक है भाई, स्टमक में HCl आएगा, HCl कितना एसिडिक होता है, तो हमारे स्टमक को उससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या रिलीज कर रहा है, म्यूकस। यानी कि हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वो किसकी बनी है, म्यूकस की। तो म्यूकस क्या करता है, HCl से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरा ये रिलीज करता है यहाँ पर इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। देखो भाई बात ऐसी है, 3 चीजें रिलीज की, HCl, म्यूकस और इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी जो इनएक्टिव है भाई, यानी इनएक्टिव यानी भी किसी काम के नहीं है, तो इनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो हमारा HCl है, ठीक है, वो जाता है, इनको क्या करता है, एक्टिव करता है। यानी कि HCl ही क्या करेगा, इनको एक्टिव करेगा। तो चलो कैसे करता है देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इसे कि भाई ये एंजाइम 2 है। पहली चीज़ तो ये कौन कौन, एक तो पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोरेनिन, ठीक है, ये 2 एंजाइम है, क्लियर है। अब जब HCl जाता है इनके ऊपर, ठीक है, HCl क्या करता है, इनके ऊपर एक्ट करता है, तो ये पेप्सिनोजन को तो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर, ठीक है। HCl गया, HCl ने पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। और HCl जब प्रोरेनिन के पास जाता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, रेनिन के अंदर। क्लियर है बेटा इतना। HCl ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया, यानी कि जो इनएक्टिव था उसको एक्टिव कर दिया है। ये हमने किसकी बात कर ली, स्टमक की। अब इसके आगे हमको और भी बातें करनी है कि भाई अगर हमको हमारे फूड को डाइजेस्ट करना है तो हमारे स्टमक का pH कितना होना चाहिए। वैसे तो 1.8 होना चाहिए, पर बुक में दिया हुआ है 2, तो आपको 2 याद करना है, ठीक है। यानी कि कैसा मीडियम, एसिडिक मीडियम। क्लियर, चलो इसको लिख लो, ठीक है, इसको कर लो। तो चलो यहाँ लिखते हैं हम कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर pH कितनी होती है। यहाँ हम pH की बात करें कितनी होती है, 2, ठीक है। कैसा होगा, एसिडिक मीडियम होगा। अब भाई एसिडिक मीडियम ज़रूरी भी है ताकि अगर हमारे फूड के साथ कोई बैक्टीरिया चले जाए पेट के अंदर तो वहाँ पर क्या हो जाए, मर जाए, ठीक है, उनकी डेथ हो जाए। तो हम लिख सकते हैं पहला तो क्या, एसिडिक मीडियम के फायदे, ठीक है। एसिडिक मीडियम का काम क्या है, तो हम इसमें पहले लिखेंगे इट फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम ठीक है भाई। हमारे जो पेप्सिन एंजाइम है वो कब काम करता है, एसिडिक मीडियम पे काम करता है। दूसरा क्या, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। चलो ये भी हो गया। और एक और चीज कि भाई अब क्या होगा कि हमारी बॉडी के जैसे स्टमक के अंदर प्रोटीन पहुंचे, अब डाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो प्रोटीन गया कहाँ, हमारे स्टमक में, और जो पेप्सिन है वो एक्टिव हो चुका है। पहले इनएक्टिव था, क्या था, पेप्सिनोजन था, अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। तो भाई इस प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम करता है, ठीक है। पेप्सिन इसके ऊपर आके इसके ऊपर काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर। यानी कि प्रोटीन का किस में कन्वर्जन हो गया, पेप्टाइड्स के अंदर। किसने किया, पेप्सिन में। कहाँ किया, स्टमक के अंदर, ठीक है। और दूसरा कि भाई जो रेनिन था, ठीक है, रेनिन क्या होता है, रेनिन एक मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। रेनिन क्या है, एक मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है। भाई किसके अंदर मिलता है, ये छोटे बच्चों में मिलता है, ठीक है। जो इन्फेंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर मिलता है, हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट भाई म्यूकस की बात करें तो म्यूकस क्या करता है, हमारे जो स्टमक की वॉल है या फिर हम कहें स्टमक की लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे, HCl से, ठीक है। तो भाई हम कह सकते हैं म्यूकस लुब्रिकेट भी करेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा किसको, लाइनिंग को, किसकी, स्टमक की, ठीक है। और भाई किससे करेगा, HCl से। हम लिख देंगे यहाँ पर म्यूकस लुब्रिकेट
and protect inner lining of stomach from the action of HCl। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने स्टमक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। स्टमक के बाद आया कौन? इंटेस्टाइन। मैंने आपको बता दिया भाई हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो क्या है? इंटेस्टाइन है, और ये बहुत छोटी सी जगह में रहता है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट भी यही है, सबसे छोटी जगह में भी यही रह रहा है। कैसे? अब ये सुनना भाई, जो हमारे इंटेस्टाइन है ये बहुत कॉइल हो जाती है, यानी कि ये बहुत पास पास अरेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉइल्ड मैनर में होती है, इसलिए छोटी जगह में फिट हो जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है भाई, एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्या? फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है भाई, कहां पर फिट है? कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट है। फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। भाई इसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है, यानी बहुत पास पास ही अरेंज होते हैं, तो इसीलिए क्या छोटी जगह में आ जाते हैं। और ये हमारे पास दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा क्या है यहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है बेटा इतना? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? हमारा आगे का पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? नेक्स्ट है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सिर्फ इसका नाम स्मॉल है। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो छोटा होता है। वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या है? बड़ी है, पर इसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर क्या है? छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो भाई नाम पे नहीं जाना। ठीक है, ये बड़ी है। और एक चीज़ और कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम कहते हैं कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। अब बेटा कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन का तो स्टमक में हो गया, फिर बाकी का यहाँ होगा, और जो स्टार्च है उसका भी यहाँ पर डाइजेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं फैट का भी यहाँ पर क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। अब हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन इससे पहले कहीं नहीं होता। फैट का डाइजेशन डायरेक्ट कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का कहाँ हो रहा था भाई? एक तो स्टमक में भी हो रहा था और यहाँ पर भी होगा। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का माउथ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पर? इंटेस्टाइन में। ठीक, तो हम लिख देंगे इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का ही डाइजेशन करिए। भाई डाइजेशन के लिए एंजाइम लगेगा ना, यानी कि इसके पास तीनों एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या? एज इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर डाइजेशन। क्लियर बेटा इतना? ये तीनों चीज़ों का डाइजेशन कर रहा है क्योंकि इसके पास लीवर और जो पेनक्रियाज है वहाँ से भी सिक्रीशन आ रहा है। अब देखो, जो फैट का डाइजेशन होना है, ठीक है, यानी कि जो फैट का डाइजेशन होना है वो आपके पास किधर से होगा भाई? यहाँ इंटेस्टाइन से स्टार्ट होगा। इसके पहले फैट का डाइजेशन था ही नहीं। ठीक, क्यों? कि भाई जो लाइपेज है वो फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और लाइपेज पहले कहीं मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो कि जो फूड है भाई उसके अंदर 3 डाइजेस्टिव जूस को मिक्स किया जाता है। तो 3 डाइजेस्टिव जूस कौन कौन है? सबसे पहला है बाइल जूस, दूसरा है हमारे पास पैनक्रिएटिक जूस, और तीसरा है हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, ये हमारे पास 3 जूस है। अब कहाँ से मिलेंगे जूस? यानी कि वो जूस नहीं, जूस का मतलब है एंजाइम। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ बाइल जूस की, तो बाइल जूस कहाँ से आएगा? लीवर से। ठीक है, बाइल जूस कहाँ से आया? लीवर से आया। पैनक्रिएटिक जूस कहाँ से आया? पैनक्रियाज से।
और जो इंटेस्टाइनल जूस है भाई ये खुद इंटेस्टाइन रिलीज करेगी, ठीक है। सॉरी। तो भाई हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी बाइल जूस की। अगर बेटा मैं बाइल जूस की बात करूं तो बाइल जूस कहाँ से आ रहा है आपके पास, लीवर से आ रहा है। लीवर इसको बनाता है, बाइल जूस जाता है फिर कहाँ, गॉल ब्लैडर में। दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है ये गॉल ब्लैडर है। बनाया इसने, इसके पास गया, यहाँ पर थोड़ी देर कंसंट्रेट हुआ ये, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद ये कहाँ गया, इंटेस्टाइन में। तो बाइल जूस लीवर ने बनाया, ठीक। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम लीवर, ठीक है। बाइल जूस कहाँ से आया, लीवर से आया। अब देखो क्या होता है कि आपके जो यहाँ पर जैसे पेनक्रियास से जो जूस आएगा, यानी कि पेनक्रियास से एंजाइम जो आएगा वो काम करता है एल्कलाइन मीडियम पे, ठीक है। किस पे काम करता है, एल्कलाइन मीडियम पे, ठीक है। किस पे काम करेगा, एल्कलाइन मीडियम। बात ऐसी है कि स्टमक से जो फूड आ रहा है भाई वो एकदम एसिड में होता हुआ आ रहा है, नहीं एसिड में नहा के आ रहा है, तो फूड कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर फूड एसिडिक होगा तो भाई पैनक्रियाटिक जूस काम कैसे करेंगे, ये तो काम है एल्कलाइन मीडियम पे कर। तो क्या होता है, जो बाइल जूस है पहले क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और जो मीडियम है उसको एल्कलाइन कर देगा, ठीक है। यानी कि जो आपका फूड था जो एसिडिक था उसको एल्कलाइन कर देगा। वो जैसे एल्कलाइन हुआ फिर उसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस है अपना काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भाई कहाँ से आया है, लीवर से आया। ये क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम एंड एमल्सिफाई फैट। पहली चीज तो क्या भाई, पैनक्रियाटिक एंजाइम को काम करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाइल जूस, ठीक है। दूसरा क्या कि जो फैट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ा जा रहा है, ठीक है। यानी कि फैट को क्या कर रहा है, एमल्सिफाई कर रहा है, यानी कि एमल्सिफिकेशन हो रहा है। कौन कर रहा है, बाइल जूस कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई यहाँ पर क्या चल रही है, यहाँ पर चल रही है एमल्सिफिकेशन, ठीक है, एमल्सिफिकेशन चल रही है, ठीक है। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ा जाएगा, यानी कि कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये क्या हो गया, एमल्सिफिकेशन हो गया। अब देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। बाइल जूस के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, यानी कि यहाँ पर डाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है कि जो फैट था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो भाई क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे इट इज अ नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। नॉन डाइजेस्टिंग या फिर नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है तो यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो नो केमिकल एक्शन ऑन फूड, यानी कि यहाँ पर भाई किसी का भी डाइजेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर किसी का भी क्या नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ वो हमने देख लिया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, चलो लीवर ने यहाँ पे बाइल जूस वगैरह को सिक्रीट किया, मीडियम एल्कलाइन कर दिया। हम नेक्स्ट मूव करेंगे किधर, पैनक्रियाज पे। अब भाई जो पैनक्रियाज है वो रिलीज करेगा क्या, पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आया, फ्रॉम पैनक्रियाज, ठीक है। और जो पैनक्रियाज है कौन से मीडियम पे वर्क करता है, एल्कलाइन मीडियम पे, हमने देख लिया। अब भाई जो पैनक्रियाज इसके अंदर जो जूसेस होते हैं उनके नाम सुनो, ट्रिप्सिन, ठीक है। पहला कौन, ट्रिप्सिन। दूसरा कौन है, दूसरा यहाँ पर पैनक्रियाटिक लाइपेज। तीसरा है हमारे पास यहाँ पर इंटेस्टाइन में, तो एक यहाँ पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी आ जाएगा। अमाइलेज मैंने बता दिया, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, किसके अंदर, डेक्स्ट्रिन और माल्टोज के अंदर। तो यहाँ भी अमाइलेज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्टार्च को तोड़ा जाएगा, किसमें, डेक्स्ट्रिन और अमाइलेज के अंदर। तो चलो लिख लेते हैं, कंटेन ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और क्या है भाई, पैनक्रियाटिक जूस। क्लियर है। तो यहां पर इसके पास तीन चीजें प्रेजेंट है। अब देखो क्या है, यहां पर पहुंचा प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर काम किया ट्रिप्सिन ने, और प्रोटीन को इसने कन्वर्ट कर दिया
पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पेप्टाइड में, पहला तो ये। दूसरा क्या कि भाई दूसरा यहाँ पहुंचा फैट, ठीक है, जो फैट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए थे वो यहाँ पहुंचे। अब ये फैट के ऊपर किसने काम किया, यहाँ पर काम किया पैनक्रिएटिक, किसने किया क्या भाई, पैनक्रिएटिक लाइपेज ने। यहाँ पर हमको एक चीज सही करनी पड़ेगी, ठीक है भाई, यहाँ पर पैनक्रिएटिक जूस नहीं, पैनक्रिएटिक आपको लाइपेज लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, लाइपेज, तो यहाँ पर क्या था, पैनक्रिएटिक लाइपेज है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो पैनक्रिएटिक लाइपेज इस फैट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट हम बात करें थर्ड चीज, थर्ड क्या थी, स्टार्च, ठीक है। थर्ड कौन आ गया यहाँ पर, स्टार्च। स्टार्च के ऊपर किसने काम किया, स्टार्च के ऊपर काम किया यहाँ पर पैनक्रिएटिक अमाइलेज ने, ठीक है। किसने काम किया, पैनक्रिएटिक अमाइलेज ने। और किस में कन्वर्ट कर दिया इसको भाई, वही माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका कन्वर्जन हो गया भाई, पैनक्रिएटिक जूस जो है, जिस चीज को भी कन्वर्ट कर रहे हो हमने यहाँ पर देख लिया। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा क्या, इंटेस्टाइनल जूस। अब भाई इंटेस्टाइन जो है वो इसको रिलीज करती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन वॉल। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, जो आपके पास इसके पहले जो टूटे थे प्रोटीन किसमें, पेप्टाइड में, तो चलो वही पेप्टाइड यहाँ पे आ चुका है, वही पेप्टाइड यहाँ पर आ चुका है। इस पेप्टाइड के ऊपर एक्ट करता है कौन, इंटेस्टाइनल जूस या फिर इंटेस्टाइनल एंजाइम, कन्वर्ट कर देगा इसको अमीनो एसिड में। देखो सिंपल सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स था उसको तोड़ते जा रहे हैं, सिंपल में लेके आ रहे हैं। प्रोटीन था, पेप्टाइड बना, पेप्टाइड से फिर क्या बना, अमीनो एसिड, तो हो गया सिंपल। फिर नेक्स्ट वहां पर कौन था भाई, नेक्स्ट वहां पर बना था माल्टोज, ठीक है। माल्टोज के ऊपर भी इंटेस्टाइनल जूस काम करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। फिर नेक्स्ट वहां पर कौन था, नेक्स्ट था वहां पर हमारे पास फैट, और कुछ फैट भी बनते थे ना, ग्लोब्यूल्स बचे थे, फैटी एसिड थे, तो फैट थे, उनको यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट कर देगा वापस, फैटी एसिड के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर। क्लियर है, तो ये इंटेस्टाइनल जूस इस तरह से काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्शंस, ठीक है, ये प्रोजेक्शंस, ये क्या करते हैं भाई, पूरे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। अब सिंपल सी बात है, एक सरफेस आपके पास ऐसी है फ्लैट, एक सरफेस आपके पास ऐसी है, भाई ज़्यादा सरफेस एरिया किस पे मिल रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली पे। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाई, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, भाई किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर है, विलाई कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन किसका करेंगे भाई, न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, ठीक है। और इनके अंदर देखो ब्लड वेसल्स है, ये दिख रही है आपको, ये ब्लड वेसल्स है, यानी कि यहाँ पर इनके पास बहुत ज्यादा क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल क्यों, ताकि भाई जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे वो डायरेक्ट कहाँ जाए, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इनके पास क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्लियर, तो यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं भाई, कि जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ही लिखेंगे हम, हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या कहा है, इन्हीं को हमने कहा है विलाई। भाई विलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रिच इन ब्लड कैपिलरीज। भाई ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखवा दिया क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे विलाइस है उनके पास इतनी ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज की होती है, तो मैंने बता दिया डायरेक्ट वहाँ से ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन को भेजने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। अब बेटा अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ तो इसका नाम लार्ज क्यों है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है।
बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसके 3 पार्ट थे, कौन? सबसे पहला सीकम, दूसरा कॉलोन और तीसरा रेक्टम। क्लियर है? हमको कॉलोन और जो सीकम है इसके बारे में इतना नहीं पढ़ना, पर रेक्टम के बारे में याद रखना है कि जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है इस पार्ट के अंदर कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो क्या होगा? रेक्टम के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। क्लियर? तो हम लार्ज इंटेस्टाइन में क्या लिखने वाले हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में हम लिखेंगे इट इज अ साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेबल वेस्ट। क्लियर है? यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेबल वेस्ट बचा है, यानी कि जो एक्सक्रीटा वगैरह बचा, ठीक है, उसके अंदर से जितना भी वाटर है वो यहीं से एब्जॉर्ब किया जाता है वापस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं हेल्प इन फॉर्मेशन एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फेसेस। अब देखो फेसेस क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, ठीक है, उसी को हम फेसेस कहते हैं। फेसेस क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो इसका लास्ट वाला पार्ट है ना, ये लास्ट पार्ट, ये, ठीक है, यही है रेक्टम, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारे पास इधर रेक्टम। फिर लास्ट देखो, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसकी लेंथ डिफर होती है डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है? डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट है। क्यों? कि भाई उनका फूड डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर काऊ की, अगर मैं बात करूँ किसकी? काऊ की, तो काऊ क्या एक हर्बीवोर है, ठीक है। काऊ क्या एक हर्बीवोर है। उसकी फूड में क्या होगा? सेलुलोज ज़्यादा होगा, और सेलुलोज ज़्यादा तो डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसकी इंटेस्टाइन की साइज़ क्या होगी? लेंथ क्या होगी? लार्ज होगी। फिर मैं बात करूँ इधर लायन की, ठीक है भाई, अगर मैं लायन की बात करूँ तो क्या है? कार्निवोर है। उसके फूड में मेनली क्या होगा? मीट, तो इसकी जो इंटेस्टाइन है वो क्या होगी? स्मॉल होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट एनिमल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो डिफरेंट होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें एनस की, तो भाई हमारी जो रेक्टम के अंदर फेसेस थे, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेबल वेस्ट था उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपनिंग क्या है? वो है कौन? एनस। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फेसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया एनस, ठीक है। और जो भाई हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जा रहा है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है एक स्पिंक्टर। अब स्पिंक्टर क्या होता है ये चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा। एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंक्टर। देखो बेटा क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ मानो जैसे गेट होते हैं, ठीक है, गेट की ओपनिंग क्लोजिंग होती है, ठीक है, तो उसी तरह हमारी बॉडी की जो ओपनिंग्स होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं स्पिंक्टर मसल। जैसे ये डायग्राम देखो, ये ह्यूमन का डायग्राम है, ठीक है। इसमें एक स्पिंक्टर मसल तो प्रेजेंट है आपके स्टमक, जहाँ पे स्टमक ड्यूडेनम से जुड़ रहा है, ठीक है, जहाँ पे स्टमक किससे जुड़ रहा है? इंटेस्टाइन से। तो एक स्पिंक्टर मसल तो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब भाई स्पिंक्टर मसल क्या करता है? जैसे कि जो स्टमक का फूड था उसको इंटेस्टाइन में भेज दिया, अब वो इंटेस्टाइन से वापस पीछे ना आ जाए तो क्या करता है? बस ओपन होता है एक डायरेक्शन में, फूड को भेजेगा, वापस बंद हो जाएगा। और वही सेम स्पिंक्टर एक और कहाँ प्रेजेंट होगा? एनस पे, ठीक है। तो जो फूड बॉडी से बाहर निकालना है वहां पर भी ओपनिंग के लिए कौन है? स्पिंक्टर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो हमको भी बस ये 2 स्पिंक्टर पढ़ने थे, इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ना, ठीक। फिर नेक्स्ट भाई हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है? वैसे बचा तो कुछ नहीं, हमने पूरा पार्ट देख लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, ठीक है। हमने यहाँ पर न्यूट्रिशन प्लांट एनिमल दोनों के अंदर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में पूछना। वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, हमने हर एक चीज़ को अलग अलग करके देख लिया है। कोई भी क्वेश्चन था होगा बनेगा, ठीक है, तो देख लेना, सब कुछ ईजी चलेगा। एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो देखो कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक रीडिंग लगाने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, ठीक। और न्यूट्रिशन तो पूरा हो गया, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर पूरे हो गए। अपने दोस्तों में भाई वीडियो को शेयर कर देना, और जब तक के लिए यानी नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जब तक बाय, थैंक यू।